So hello, namaste, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो मेरे वीडियो का थंबनेल और मेरे चैनल का नाम देख के इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट दिस चैनल इज समहाउ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो बाकी चीज़ों को मैं क्लियर अप कर देती हूँ। इन दिस चैनल आई वुड बी टीचिंग क्लास 11th पूरा and class 12th pura chemistry, which will help you cope up with your competitive examinations. Also if you are preparing for your boards, you can reach out. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर ही आते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है और मेरा भी इट इज़ द फर्स्ट टाइम एवर ऑन कैमरा। सो टुडे आज हम लोग कोई ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि थोड़े से आसान होंगे, मतलब ऑब्वियसली आपके सिलेबस से ही होंगे, बट इट वुड बी अ बिट ईजियर टॉपिक्स जिसे समझाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। सो इन टुडेज लेक्चर हम लोग आज 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विथ परसेंटेज कॉम्पोजिशंस एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम लोग खत्म करने के बाद वी विल स्टडी साइंटिफिक नोटेशंस एंड वी विल एंड अप टुडेज लेक्चर बाय स्टडीइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 3 जो टॉपिक्स है बहुत ही छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे से आसान से टॉपिक्स हैं जो हम लोग आज के लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। सो या माय नेम इज राहिमा महवज एंड मेरे बारे में वी विल टॉक मोर धीरे धीरे कुछ समय बाद। अभी के लिए लेट्स बिगिन हियर, स्टार्टिंग विथ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हेडिंग आपको दिख रहा होगा, अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देती हूं। तो सो यस, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो होता है ये हम लोग पढ़ते क्यों है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन का बेसिक मतलब ये होता है कि लेट्स से वी हैव ए कंपाउंड, कोई एक कंपाउंड है, लेट्स से NaOH कंपाउंड है, मान लेते हैं NaOH। अब ये जो NaOH एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 एलिमेंट्स से मिलकर के बना है। तो मतलब कि ये एक कंपाउंड में 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम लोग जब निकालते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि जो एक कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स से बना है वो एलिमेंट्स कितना परसेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड में। जैसे NaOH में हमें बताना है कि सोडियम कितना परसेंट है, लाइक NaOH पूरे कंपाउंड को अगर हम लोग लेंगे तो इट इज 100%, बट उसमें सोडियम कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, सबको जोड़ करके हम लोग बताएंगे कि कैसे है। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकलता है, स्टार्टिंग इसी से करते हैं। सो लेट्स से NaOH कंपाउंड में हमें सोडियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो जब भी आपको किसी एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए बोला जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो अभी सीखिए। जैसे NaOH का मोलर मास हमें निकालना है, तो NaOH में क्या है, Na है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो मोलर मास निकालने के लिए हम लोग सोडियम का मास को ले लेंगे, लेट्स से 23 ग्राम्स होता है, लेट्स से 23 ग्राम्स ही होता ही है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक सेकेंड अगर आपको सोडियम का मास याद नहीं है सो आप NCERT की किताब लेंगे, इसको उल्टा कर देंगे और पीछे से इसको खोलना चालू करेंगे, कुछ पन्ना आगे आप आएंगे तो आपको एक पेज दिखेगा ये वाला। यस, बड़ा सुंदर सा पेज है। इस कंपाउंड में एलिमेंट्स, देयर एटॉमिक नंबर्स एंड देयर मोलर मासेस, तो सारे एलिमेंट्स का सिंबल, मोलर मास, एटॉमिक नंबर सब दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे आप सोडियम को ढूंढेंगे, देखिए सोडियम यहाँ पे है, इसका मास हमें दिखा रहा है 22.99, दैट इज 23 ग्राम्स, एक रफ एस्टिमेट अगर हम लोग ले ले तो। सो यस, सोडियम का मास होता है 23 ग्राम्स। अच्छा, आई विल सजेस्ट कि सब जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इनके मोलर मासेस आप याद कर लें, बिकॉज अगर हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, 1 देखने के लिए भी आप किताब खोलेंगे, इट इज मेरेली अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो यस, सोडियम का मास होता है 23 ग्राम्स, प्लस अगला एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम, सो 16 ग्राम, प्लस अगला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 ग्राम। इस सारे को हम लोग जोड़ देंगे, 23, 39, 40 ग्राम्स। जो ये 40 ग्राम आया, ये NaOH का मोलर मास है। मोलर मास मतलब क्या, NaOH हमने 1 मोल NaOH लिया है, उसका वजन कितना है, तो सोडियम का जितना वजन है प्लस ऑक्सीजन का जितना वजन है प्लस हाइड्रोजन का जितना वजन, तीनों को जोड़ देंगे, सोडियम NaOH का वजन पता चल जाएगा हमें। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट मोलर मास।
तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के टाइम सबसे पहला काम जो हमें करना है दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब हमने मोलर मास निकाल लिया NaOH का, अब हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ लेट्स से सोडियम का निकालना है, तो सोडियम का परसेंटेज, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास न्यूमरेटर में रहेगा। सी वी विल राइट हियर, मैं लिख देती हूँ, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मोलर मास नीचे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 आप कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या है, लेट्स से हमें सोडियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना था, तो जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है उसका मास हमारा न्यूमरेटर में रहेगा, डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा तो आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन एक कंपाउंड का निकल जाएगा। अब सोडियम का निकालते हैं, चलिए। तो जिसका मोलर, जिसका, अच्छा ये पूरे कंपाउंड का है, ये प्योर नहीं है, इसको आप पूरे पढ़ेंगे। दिस इज पूरे पूरे पूरे, यार ये तो पूरी बन गया, फॉरगेट इट, पूरे, इसको आप पूरे पढ़ेंगे। दिस इज नॉट प्योर, थोड़ी हिंदी वाली अंग्रेजी है, कोई बात नहीं। सो पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास नीचे रहेगा। अच्छा हाँ, तो सोडियम का परसेंटेज हमें निकालना है, तो सोडियम का मोलर मास अभी मैंने बताया 23 ग्राम्स। सो 23 ग्राम्स ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हमने अभी कैलकुलेट करा विच इज 40 ग्राम्स। सो 40 ग्राम्स नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से 57.5% आपका आंसर आना चाहिए। तो मतलब इसका ये मतलब है कि जो NaOH एक पूरा कंपाउंड है उस पूरे कंपाउंड में सोडियम जो है वो 55, 56, 57.5% प्रेजेंट है। मैं हिंदी में बोलना चाह रही थी पर मुझे 57 की हिंदी नहीं आती, सो सैड। तो NaOH जो पूरा कंपाउंड है उसमें सोडियम जो है वो 57.5% प्रेजेंट है। अब लेट्स से इसी में हमें बोला जाए कि ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जब हम लोग निकालेंगे तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रहेगा। तो ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन का मास कितना है, देखो 16, ये देखो, ये ऑक्सीजन के लिए है और ये हाइड्रोजन के लिए है, तो 16 हमारा ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हमने अभी निकाला 40, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4 4 16, 4 10 40%, राइट। तो NaOH कंपाउंड में हमारा सोडियम जो है वो 57.5% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो है वो 40% प्रेजेंट है, एक तो हाइड्रोजन बच रहा है वो भी निकाल ही लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए जिसका परसेंटेज निकालना है, इसको याद करिएगा, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रहेगा तो ऊपर 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास विच इज 40 जो कि नीचे जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5%। अब जो NaOH कंपाउंड है उसमें सोडियम प्रेजेंट इतना परसेंट, ऑक्सीजन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट, इन तीन चीजों के अलावा तो और कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो आइडियली इन तीनों का जो सम होगा ये 100 होना चाहिए। तो आप करके देख लीजिए, 57.5 होपफुली बोर्ड दिख रही होगी, मैं कवर नहीं कर रही हूँ, प्लस 40% प्लस 2.5% आप जोड़ लीजिए, 100% आ रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, दिस इज ऑल वी डू इन परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आप पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर जिसका परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया है उसका मोलर मास ऊपर रहेगा, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास नीचे रहेगा, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको उस कंपाउंड का मोलर मास, उस कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। एज इजी एज दैट, राइट। तो लेट्स से अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। थोड़ा मेरा बोर्ड नाचता है, मैंने मम्मी
मैंने दीवारों पे बोर्ड नहीं लगाया, मेरी मम्मी मेरे को मारेगी। मेरे घर में कांटे ठोकना अलाउड नहीं है दीवार पे, मेरी मम्मी मेरे को ठोक देगी। ओके मिट जाओ जी, अरे मिट जाओ, अरे मिट जाओ। सॉरी, थोड़ा मेरे आवाज को इग्नोर करें, मुझे पता है कि मैं थोड़ा कौवा जैसा बोल रही हूँ, बट मेरा गला थोड़ा खराब है, फटी हुई स्पीकर जैसी आवाज है। चलिए अगला कंपाउंड है CaOH होल ट्वाइस। इस कंपाउंड में आपको कैल्शियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, तो इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप खुद से निकालेंगे। मैं सिर्फ मोलर मास निकाल के बता देती हूँ। इसका मोलर मास जब निकाले तो कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो NCERT की किताब ले लें। सो दिस इज 40 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। अब यहाँ ऑक्सीजन दो बार, देखिए होल ट्वाइस है तो ऑक्सीजन दो बार, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन दो बार है तो इट वुड बी 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 ग्राम्स, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम होता है, दो बार प्रेजेंट है तो इट वुड बी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। आप इसको जोड़ दीजिएगा, मेरे हिसाब से 74 ग्राम आंसर आना चाहिए इसका। तो ये जो है ये पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने कैलकुलेट करके इसलिए बताया कि जितनी बार जो एलिमेंट जितनी बार प्रेजेंट है उतनी बार मल्टीप्लाई करके आप मास लिखोगे, मतलब आप समझ गए होगे कि दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मोलर मास। अब इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैल्शियम का ये आप निकालेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, आप खुद से कैलकुलेट करेंगे वीडियो को पॉज करके। होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। मेरा डस्टर, अच्छा डस्टर की तो जरूरत नहीं है, बात नहीं। तो अब मैं सॉल्व करती हूँ, आपने होपफुली सॉल्व कर लिया होगा। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम है, निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मोलर मास ऊपर जाएगा, ऊपर 40 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दैट इज 74 हमारा नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 54.054 आंसर आएगा परसेंट। ये मैं बता दे रही हूँ सीधा, कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, ये सिर्फ मेरे लिए अलाउड है। चलिए अब मैं 2 क्वेश्चन आपको और दूंगी जो आप खुद से सॉल्व करिएगा वीडियो को पॉज करके। चलो 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 चलो, 2 नहीं मैं 3 दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं, इसे आप फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, इट्स टोटली अपॉन यू नाउ, राइट। चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपने खुद से बनाना है, खुद से। CaSO4.2H2O, इसमें आप हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे, मैं ब्रैकेट में लिख भी दे रही हूँ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपने निकालना है, राइट। दूसरा क्वेश्चन COOH, जा बिजली गई, COOH डॉट 2H2O, इसमें आप निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, राइट। तीसरा क्वेश्चन है, मजा आएगा ना, NH4 प्लस और Cl माइनस, इसमें आप निकालोगे परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव पार्ट, मतलब कि पहला जो कंपाउंड है CaSO4.2H2O, इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको निकालना है। दूसरा कंपाउंड है COOH.2H2O, इसमें कार्बन, जो 2 कार्बन है दोनों कार्बन का परसेंटेज आपको निकालना है। तीसरा कंपाउंड है पॉजिटिव पार्ट, देखो NH4, तो ये पूरा NH4 इज द पॉजिटिव पार्ट, इस पूरे का परसेंटेज आपको बताना है कि क्या होगा। वीडियो को पॉज करेंगे और आप खुद से सॉल्व करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे और आप सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। आप होपफुली बोर्ड नजर आ रही होगी, हाँ आ तो रही है, चलिए फाइन। होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करती हूँ। अच्छा ये क्वेश्चंस देखे किसी को ऐसा फीलिंग तो नहीं आ रहा है ना कि दीदी खुद तो आसान सवाल बनाती हो, हमें मुश्किल दे देती हो? आता है क्या? नहीं आना चाहिए रे बाबा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वैसे मुझे ऐसे सवाल आते थे, मैं अपने सर को बोलती थी क्या सर आप खुद तो आसान बनाते हो, हमें डिफिकल्ट दे देते हो।
फिर हमें चमाटे पड़ते थे क्लास में। चलिए CaSO4 और 2H2O में हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज तो हम लोग निकालेंगे, उसके पहले हमें क्या करना है, मोलर मास निकालना है। तो कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम, राइट, प्लस सल्फर होता है 32 ग्राम, प्लस 32 ग्राम्स, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम, तो यहाँ पे 4 बार ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो दिस वुड बी 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 64 ग्राम्स, प्लस हाइड्रोजन H2 है और फिर 2 से मल्टीप्लाइड है, मतलब 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 4 ग्राम हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 2 बार प्रेजेंट है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन वुड बी 32 ग्राम्स। 32 ग्राम्स आप लेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 16 4 तो 64 प्लस 4 प्लस 32 4 5 6 4 10 12 4 5 6 6 4 10 10 12 cut to 1 borrow 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 172 ग्राम्स आएगा इसका मोलर मास। CaSO4.2H2O में पूरे कंपाउंड का जो मोलर मास है दैट इज 172 ग्राम। अब हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, सो लेट्स से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वुड बी इक्वल टू जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ 1 लिखिएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक बार नहीं प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 बार प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन है, तो जितना हाइड्रोजन है उस पूरे हाइड्रोजन का मोलर मास हमारा न्यूमरेटर में जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्योंकि 4 बार प्रेजेंट, तो हमारा न्यूमरेटर में 4 होगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दैट इज 172 मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता है आंसर, ये आप खुद से सॉल्व करिएगा मेरा। हाँ, तो इसको सॉल्व करना तो आपको आता होगा, होपफुली क्या, आई एम श्योर आपको आता होगा, इतना बेवकूफ कोई होता नहीं है, सो ये आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आउच, मेरा बोर्ड थोड़ा ज्यादा ही डांस कर रहा है, छुई मुई बोर्ड है यार, जरा सा प्रेशर लगाओ तो। ओके फाइन, मूविंग अहेड अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होपफुली वो COOH वाला था, COOH, नीचे फिर COOH डॉट 2H2O, इसमें आपको किसका निकालना था, कार्बन का परसेंटेज निकालना था, राइट। तो सबसे पहला काम हम लोग ऑब्वियसली मोलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास निकालने के लिए कार्बन 2 बार है, एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, तो 2 कार्बन का होगा 12 इंटू 2 24 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो 4 ऑक्सीजन का वुड बी 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 ग्राम। अब ये तो होपफुली आपको अब तक समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट देख के किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो बस ऐसे ही है। हाइड्रोजन 4 बार है तो 4 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन 2 बार है तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 होता है, थोड़ा सा 32 ग्राम से जाएगा, इज इक्वल्स टू आप करोगे 4 5 6 4 10 4 14 16 126 ग्राम आपका मोलर मास आएगा इस पूरे कंपाउंड का। अब इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास में से अब आपको कार्बन का परसेंटेज निकालना है, सो दैट्स वेरी सिंपल नाउ फॉर यू, क्योंकि अब तो सारी चीजें वैसे ही है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, तो कार्बन का परसेंटेज कितना है, ऐसे कार्बन का मास कितना है, 2 कार्बन है, दोनों को मिला के 24 ग्राम ऊपर आएगा, फाइन, डिवाइडेड बाय 126 पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास नीचे जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कार्बन इसमें कितना परसेंट प्रेजेंट है, फाइन। मूविंग अहेड, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, आउच, टकर 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 देखिए, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट नंबर, NH4 प्लस जा Cl माइनस में आपको NH4 पूरे का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, यस। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे बच्चों, बोलो, मोलर मास निकालेंगे, फाइन। तो नाइट्रोजन इज 14 ग्राम्स प्लस
हाइड्रोजन, एक को हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 4 को का 4 ग्राम हो जाएगा, सो दिस इज 4 ग्राम्स मच्छर। प्लस क्लोरीन इज 35.5 ग्राम्स, सो दिस इज 35.5 ग्राम्स। अच्छा, ये प्लस माइनस को कोई जोड़ घटाव नहीं ना कर रहा है, ये बस आपको बताने के लिए है कि इसमें पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है। ये कंपाउंड एक्चुअली NH4Cl है। दिस कंपाउंड इज एक्चुअली अ न्यूट्रल कंपाउंड NH4Cl, क्योंकि क्वेश्चन में था कि पूरे पॉजिटिव पार्ट का परसेंटेज निकालना है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा है और नेगेटिव पार्ट कौन सा है, राइट। इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं करना है, राइट ना। करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, बट नहीं करना है। चलो 14 + 4 18, 35.5 plus 18.5, 53.5 आएगा। ओह 35 और 53.5, वाह। 53.5 ग्राम इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आएगा। अब आपको पूरे पॉजिटिव पार्ट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। इसका मतलब आपको इस पूरे NH4 का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर जाएगा, सो दिस इज 14 + 4 18 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, दैट इज नीचे जाएगा 53.5 मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व, या दैट्स हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसके अलावा परसेंटेज कॉम्पोजिशन में और कुछ नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी वी हैव नथिंग एल्स, जो है यही है परसेंटेज कॉम्पोजिशन में, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा लेक्चर के एंड में हम लोग NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, मेरे क्लास में बैठने के 3 रूल्स हैं, बहुत बाद में बता रही हूँ, ये तो मुझे पहले बताना था बट मैं भूल गई थी यार, सॉरी। 3 रूल्स है मेरे क्लास में बैठने का। रूल नंबर 1 ये है कि आप NCERT की किताब लेकर के बैठेंगे। रूल नंबर 2 ये है कि आप NCERT की किताब लेकर के बैठेंगे। और रूल नंबर 3 ये है कि आप NCERT की किताब लेकर के बैठेंगे। इन शॉर्ट, आप NCERT की किताब लेकर के बैठेंगे। अगर NCERT की किताब नहीं है तो वीडियो को पॉज करें, जाके किताब लेकर के आए, उसके बाद बैठे। अगर घर में ही नहीं है तो वीडियो को पॉज करें, जाके दुकान से खरीद के लाएं, उसके बाद बैठे। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो NCERT के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बट वीडियो के लास्ट में। तो आज का अगला टॉपिक क्या है बच्चों? साइंटिफिक नोटेशंस। सो वी विल स्टार्ट साइंटिफिक नोटेशंस यार। अब साइंटिफिक नोटेशंस होता है, कैसे लिखते हैं, ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे ही। इससे पहले ये जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशंस हम लोग पढ़ते क्यों हैं। मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग साइंटिफिक नोटेशंस। क्यों पढ़ूं मैं, क्यों लिखूं मैं किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म। अब इसका रीजन ये है, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि लेट्स से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन आप लोगे सा, उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो बहुत लोगों को पता होगा, वो लोग बोलेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अब ये तो आपने बहुत आसानी से इतने से जगह में लिख दिया, क्योंकि आपने 10⁻⁻31 के फॉर्म में लिखा है। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप 10⁻⁻31 के फॉर्म में नहीं लिखोगे, इमेजिन मुझसे कोई पूछता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और मैं लिखना चालू करती हूँ 0.0000000000 लिखते 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 31 टाइम्स एंड देन आई राइट 91 kgs। तो कैसा लगेगा? अभी तो सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा कि वाह इतना सारा जीरो, लेकिन इन द लॉन्ग रन व्हेन यू हैव टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड वी हैव टू मूव सॉल्व करना, तो इतना आपको ऑब्वियसली दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो साइंटिफिक नोटेशंस का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए बिल्डअप हुआ है कि ये केमिस्ट्री जो है, इट इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत से मतलब ऐसे कंपाउंड से डील करना पड़ता है जिनका मास बहुत कम है और उनका अमाउंट उतना ही ज्यादा है। तो ना आपका बहुत बड़े बड़े या बहुत छोटे छोटे नंबर्स आ जाते हैं, तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशंस का कंसेप्ट आता है। तो ठीक है, क्यों पढ़ते हैं तो समझ में आ गया। अब साइंटिफिक नोटेशन लिखते कैसे हैं ये समझते हैं। तो
लेट्स बिगिन। मैं इसको मिटा देती हूँ। ओह शिट, मैंने टॉपिक का नाम भी उड़ा दिया। कोई बात नहीं, आप समझ लेना कि हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ रहे हैं। चलिए, लेट्स से कंपाउंड दिया है, कंपाउंड तो नहीं है यहाँ पे, अब तो नंबर है। नंबर दिया हुआ है 0.00312। लेट्स से ये नंबर है, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखने का एक रूल है, साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल है, और वो रूल ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है ना, हमारा डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होगा दैट शुड बी अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस सिंगल डिजिट होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक ही रूल ही है कि जब हम लोग डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के पिछले वाला नंबर या डेसिमल पॉइंट के जो पहले वाला नंबर है दैट शुड बी अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। अब ये सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 0 है, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट? तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो नेचुरल नंबर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर हम पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दें तब बनेगा क्या? भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, 3 और 1 के बीच में ये डेसिमल आ जाए, तब तो डेसिमल के पहले वाला जो नंबर होगा वो एक सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो हाँ, अब हमें इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है और फिर 10 के पावर में जो आएगा ऑन दैट हमें लिखना है। सो सबसे पहला काम आप क्या करिएगा, कितना आपको ये पता करना है कि आपने डेसिमल को कितना पोजीशन शिफ्ट कराया है, कितना पोजीशन। यहां से एक पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन हमने डेसिमल को शिफ्ट कराया है। सबसे पहले आप तो ये नंबर लिख दीजिए 0.00312। अब हमने बोला डेसिमल को कितना शिफ्ट कराएंगे, यहां से देखो एक पोजीशन ये है, 2 ये, 3 पोजीशन हमें शिफ्ट कराना है। तो हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी मैंने काट दिया 1000 को, और 1000 से ही डिवाइड भी कर देंगे। क्यों समझ में आया? डेसिमल पॉइंट हमें 3 प्लेस शिफ्ट करवाना है, इसीलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। अब हमने डेसिमल पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कराया, आगे शिफ्ट कराया या पीछे शिफ्ट कराया? इस केस में हमने आगे शिफ्ट कराया। क्वेश्चन किसी डेसिमल को आगे शिफ्ट कर रहे हैं मतलब नंबर बड़ा हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब डेसिमल को हम लोग आगे शिफ्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म यूज हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 3 हमने आगे शिफ्ट कर दिया तो 3 0 कट गया, बचा के 10 का पावर 3 नीचे। इसको अब आप लिख दीजिए 3.12 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये 3 नीचे है, ऊपर आएगा तो -3 बन जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। दैट इज हाउ यू राइट साइंटिफिक नोटेशन। सॉरी, शुरू से एक बार फिर से समझते हैं क्यों लिखना है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमने डेसिमल को किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है कि उसके पहले वाला जो नंबर है दैट शुड बी अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, राइट? तो हमने डेसिमल पॉइंट को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 पोजीशन शिफ्ट कराएंगे तो वो एक नेचुरल नंबर, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो हमें 3 पोजीशन शिफ्ट कराना है, ठीक है। अब 3 पोजीशन शिफ्ट कराने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1000 से डिवाइड भी कर दिया। अभी हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, अभी हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर ही प्रेजेंट है। फिर जब हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म यूज हो गया क्योंकि हमें डेसिमल आगे ले जा रहे हैं ना, मैंने बोला आगे ले जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्योंकि हम लोग डेसिमल को आगे ले जा रहे हैं तो ये 1000 वाला टर्म यूज हो जाएगा। अब जब ये 1000 वाला टर्म यूज हो गया ना, तब ये डेसिमल पॉइंट अब यहाँ पे आ चुका है। अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पहुंच चुका है, राइट? तो आप इसको डेसिमल पॉइंट को यहाँ ला दो, बचा हुआ एलिमेंट ये है 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3 बन जाएगा। दैट्स आंसर। अब आप बोलोगे कि यार मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं डिवाइड करूं, फिर मैं काटूं, फिर मैं लिखूं, मैं इतना क्यों करूं? मुझे तो डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि -3 लिखना है कि पावर में +3 लिखना है, गुड फॉर यू। बट बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि हमें कब -3 लिखना है, कब +3 लिखना है। आई वाज वन ऑफ देम। मैं पता है कैसे लिखती थी, लेट्स से इस कंपाउंड के लिए क्या है ये साइंटिफिक नोटेशंस लिखना है, तो मैं जो अपने टाइम में लिखती थी ना, तो मैं देखती थी कि 1 2 3 पोजीशन शिफ्ट करना है तो 3 पोजीशन शिफ्ट कर दो 3.12, और क्योंकि हम लोग पोजीशन को आगे शिफ्ट किए हैं, आगे शिफ्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देती थी और मैं इसको आंसर बोलती थी। बट दिस इज नॉट द आंसर, नो। वैल्यू तो चेंज हो गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हमें लिखना है लेकिन द वैल्यू शुड नॉट चेंज, राइट?
इस नंबर का जो मीनिंग है और इस नंबर का जो मीनिंग है दैट इज सेम, राइट। 10 का पावर -3, आप इस -3 को ले जाओ 3 पीछे, वापस ही 0.0312 बन जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो गया, सो दिस इज रॉन्ग ना, दिस इज नॉट राइट। सो आप ऐसे बहुत लोगों की गलती होती है, अगर आपकी नहीं होती है दैट्स सो गुड फॉर यू, बट बहुत लोगों की गलतियां होती है। सो उससे ये अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, आपके आंसर्स बहुत ही प्रिसाइज रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे। तो मैं गलती करती थी पहले, तो हमारे मास्टर साहब ने ये तरीका बनाया था, उन्होंने हमें सिखाया था कि ऐसे करो तो गलतियां नहीं होंगी, एंड इट डज नॉट टेक दैट मच ऑफ टाइम एज वेल ऑल्सो, यू नो, इट्स इजी टू सॉल्व। सो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे नंबर्स का साइंटिफिक नोटेशन हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, ब्ला 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 एंड ब्ला, राइट। तो अगला नंबर है, लेट्स से, क्या नया क्या ही दूंगी, 0.0006661, चलो कुछ भी ले लेते हैं। क्या करना है हमें, रूल क्या है, नंबर डेसिमल के पहले वाला नंबर शुड बी अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। तो हम डेसिमल को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट शिफ्ट कराएंगे। तो यहाँ पे पहले तो आप ये नंबर को लिख दीजिए 0.000661। अब हमें डेसिमल पॉइंट को यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट शिफ्ट कराना है, 4 प्लेसेस शिफ्ट कराना है। तो 4 0, 1 2 3 4 0 वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से फिर डिवाइड भी कर देंगे, राइट। अब क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट को आगे ले जाना है, 4 डिजिट तो ले जाना है, लेकिन 4 डिजिट आगे ले जाना है, आगे ले जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म यूज हो जाएगा, सिर्फ डिवाइड वाला टर्म बचेगा। अब इसको आप लिख दीजिए 6.61 होगा मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर, ये 4 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो 532.601 लेट्स से कोई नंबर है, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशंस का रूल क्या बोला मैंने कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर है दैट शुड बी अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। तो ये नंबर जो है, ये डेसिमल पॉइंट के पहले जो 532 है, ये एक नेचुरल नंबर तो है पर सिंगल डिजिट नहीं, हमें सिंगल डिजिट चाहिए। तो सिंगल डिजिट करने के लिए क्या, हमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कराना पड़ेगा, राइट। तो कर दो। सबसे पहले सेम नंबर लिख देंगे हम 532.601। अब हमें डेसिमल पॉइंट कितना शिफ्ट कराना है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन शिफ्ट कराना है। तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से ही फिर डिवाइड भी कर देंगे। अब हमें जो शिफ्ट कराना है ये हमें पीछे शिफ्ट कराना है। पीछे करने के लिए हम लोग डिवाइड, पीछे कर रहे हैं मतलब नंबर छोटा कर रहे हैं, तो नंबर छोटा करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट को अगर हमें पीछे शिफ्ट करना है तो हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड वाला टर्म यूज हो जाएगा। अब हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया है। अब आप लिख दीजिए 5.326 जो भी लिखना है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 100 है, 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 2, दैट वुड बी द आंसर। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। साइंटिफिक नोटेशंस में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, खाली डेसिमल को आगे पीछे ही करना है, बस ध्यान रखना है कि ये 1 डिजिट रहे, नेचुरल नंबर रहे। That's all what we have to do in scientific notations again. So there is nothing more in scientific notations. आज का हम लोग अब लास्ट टॉपिक में आने वाले हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो यस, ये इसमें और कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आप सॉल्व करते रहिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे करना है, राइट। फाइन। तो significant figures, right। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं इनके कुछ रूल्स हैं, सीधे सीधे आप रूल्स को याद कर लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ गिने चुने 4 रूल्स हैं, रूल्स में लिखा देती हूँ, आप समझ जाएंगे। अच्छा बोर्ड नजर आ रहा है ना, एक सेकेंड में चेक कर लूं। यस, होपफुली द बोर्ड इज क्लियरली विजिबल। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो सबसे पहला रूल है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल, ये बोलता है कि ऑल
नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, जितने भी नॉन जीरो, 1 2 3 4 जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। 2 3 2 1। आपको बोला है कि इस नंबर में बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये भी नॉन जीरो मम्मी, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, चारों नॉन जीरो, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4। 2 1 2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? आप बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तीनों नॉन जीरो है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, राइट? पहला रूल ये था। दूसरा रूल बोलता है कि जीरोस प्रीसीडिंग फर्स्ट, लिख लीजिए, मैं बताती हूँ इसका मतलब। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज या आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट है, नॉट पे ध्यान दीजिएगा। जीरोस प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेट्स से हमें नंबर मिला है 0.0132। लेट्स से ये नंबर है हमारे पास। आपको बोला गया है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आपको बताने हैं। तो देखो, ये तो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट है। ये नॉन जीरो है, डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है। ये भी नॉन जीरो है, ये भी डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है। रूल बोलता है कि जीरोस प्रीसीड करना मतलब पहले आना, मतलब प्रीसीड करना। जीरोस प्रीसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है ना, पहला नॉन जीरो डिजिट, उसको प्रीसीड करने वाला जो जीरो है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इस क्वेश्चन के केस में 1 इज द पहला नॉन जीरो डिजिट, उसके पहले हमारे पास 2 जीरोस हैं, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस नंबर में आपसे पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप बोलोगे 3। क्यों? ये 3 तो नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है। ये दोनों सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले आता है, इसलिए ये नॉट सिग्निफिकेंट है। दूसरा ले लो 0.612, कुछ भी ले लो। तो पहला ये सिग्निफिकेंट हो, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, यस इट इज सिग्निफिकेंट। लेकिन जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बोलो 3। समझ में आ गया होगा होपफुली। ये एग्जांपल मैं मिटा दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बोर्ड में उतना शाला जगह नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट होपफुली समझ में आ गया होगा, दूसरा भी होपफुली समझ में आ गया होगा। तीसरा बोलता है zeros between 2 non-zero digits are significant। देखो, पहला नॉन जीरो के पहले अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। 202 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बोलो 3। ये बोलो जीरो है तो जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में एक जीरो है, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। क्वेश्चन देते हैं आपको 0.0203। लेट्स से ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें कितने 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 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप क्या बोलोगे? ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है। ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है। पहला नॉन जीरो इसमें से ये है, पहला नॉन जीरो के पहले वाले जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो ये दोनों जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो सिग्निफिकेंट 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जीरो इज सिग्निफिकेंट। इन कंट्रास्ट दीज 2 जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। डिफरेंस समझ में आया ना, कि पहला नॉन जीरो के पहले अगर जीरोस हैं तो वो
सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरोस है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट बोलता है टर्मिनल zeros are significant only if they are on the right side of decimal point. Terminal zeros are significant only if they are on the right side of the decimal point. आप देखिए 100 लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इस 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप बोले देखो ये 1 तो नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा डेफिनेटली। 101 के बाद जीरो है, 2 जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप बोलोगे कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे दे 0.100, अब आपको पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देखो फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये तो समझ में आ गया। ये वाला रूल्स है कि ये जीरो तो सिग्निफिकेंट डेफिनेटली नहीं है, ये दोनों जीरो। अभी मैंने बोला टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, लेकिन टर्मिनल जीरो अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे जो जीरो है दिस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, टर्मिनल जीरो। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, बोलो 3। क्यों? क्योंकि ये 1 तो सिग्निफिकेंट है ही एट एनी कॉस्ट। ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में अगर होते ये लोग तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, राइट साइड में है इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है, राइट। तो इसमें आपको बोला ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो आई थिंक दैट्स ऑल, देयर इज नो मोर रूल्स विद इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 4 रूल्स के बेसिस पर जितने भी नंबर्स है सब में से कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और कितने नहीं होंगे। एंड दैट्स हाउ वी कम टू एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। आज के लेक्चर में यही 3 टॉपिक हमें पढ़ना था और जो हमने कंप्लीट कर लिया एकदम सफाई से, वाओ। सो अब आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी खोलेंगे। एनसीईआरटी के कुछ सवाल हैं जो मैं बता देती हूँ। इसको मैं आपने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा वीडियो को पॉज करके। मैं अब मिटा देती हूँ। अयो 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 यो अयो पता नहीं अंदर गला इतना क्यों फंस रहा है, ऐसा तो नहीं फंसता था। So bad। चलिए एनसीईआरटी की किताबें आप लोग खोल ले मेरे साथ, मेरा माइक चल रहा है। ओके, सो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 हम लोग खोलेंगे। फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉपिक। वाओ, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सी पहला टॉपिक जो हमें दिख रहा है ये साइंटिफिक नोटेशंस। यहाँ पे लिखा हुआ है as chemistry is a subject of atoms and molecules which have extremely low masses and they are present in extremely large numbers। इस वजह से साइंटिफिक नोटेशंस हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, 232.508, 0.0016 और 1.000, ये सारे नंबर्स दिए गए हैं इसमें। इन सारे नंबर्स को आप अपने से साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बाय द वे, बट फिर भी आप अपने से ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर में है, चैप्टर के बीच में दिया हुआ है, तो आप अपने से ट्राई करिएगा तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। एक ही पेज आगे और आप पढ़िएगा तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख जाएगा। अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए 1 2 3 4 रूल्स मैंने भी लिखवाए थे, 4 रूल्स इसमें भी हैं। यहाँ पे भी देखिए बहुत से नंबर्स दिए हुए, 285, 0.03, 2.005, 100, 0.12, सारे नंबर्स दिए हुए हैं। आपको खुद से पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेट्स से यहाँ पे बोले कि 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे।
तो इसमें 100 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन अगर 0.100 आ गया है देन इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। योर बुक राइट्स आर गिवन सेम एग्जांपल, 100 का एग्जांपल दिया है किताब में भी, तो दैट रीजन आई गेस इज फाइन। और हम लोग आज जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं। अच्छा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आने से पहले एनसीईआरटी का ये एगो परसेंटेज कॉम्पोजिशन टॉपिक यहाँ शुरू है, वो डब्बा है छोटा सा पिंक पिंक कलर का। ये क्वेश्चन जो है ये आप सॉल्व करेंगे अपने से घर पे, सॉल्व किया हुआ है लेकिन इसको छिपा के आप अपने से सॉल्व करेंगे, बिकॉज यू नो मोलर मास निकालना है, ग्लूकोज का मोलर मास निकालना मैंने सिखाया है आज ही, तो मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे ग्लूकोज का कितना होता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आते हैं तो देखिए मास ऑफ एलिमेंट, तो उस एलिमेंट का मास ऊपर में, मोलर मास ऑफ कंपाउंड नीचे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर दीजिएगा, आपको मोलर मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता चल जाएगा। फाइन, यहाँ पे H2O और इथेनॉल, वाह, पानी या दारू, दोनों का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल के दिखाया है, आप खुद से भी निकालेंगे उनके सारे एलिमेंट्स का, लाइक हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सबका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप अपने से भी कैलकुलेट करेंगे एंड देन यू विल टैली कि सेम है कि नहीं। तो चैप्टर के अंदर से तो हो गया मैंने बता दिया। एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आप आओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O, CO2 एंड CH4। ये क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करेंगे घर में, मोलर मास निकालना मैंने सिखाया है, मैंने बोला ही, तो ये क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फाइड। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है Na2SO4, इसमें सोडियम का, सल्फर को, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है ये आपको निकालना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन आज ही हमने किया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आप पन्ना पलट लीजिएगा, पन्ना पलट के आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक में जाइए तो उसमें आपको डेफिनेशन लिखा हुआ मिल जाएगा बोल्ड लेटर्स में, जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, बट ठीक है एनसीईआरटी में है तो हम लोग कर लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं कोई भी सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में लिखना है, आज ही सिखाया है। एक क्वेश्चन चलो मैं करके दिखा देती हूँ, थोड़ा मेरा किताब गिर जाएगा। 0.0048 है, चलिए 0. आप बोलिएगा घर में 0.0048, इसको साइंटिफिक नोटेशंस के फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशंस का मैंने बताया एक ही रूल है कि डेसिमल के पहले जो है सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हम इस 0 को 1, 2, 3 पोजीशन शिफ्ट कराना है, तो पहले आप लिख लीजिए 0.0048, 3 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन शिफ्ट कराना है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। फिर 3 पॉइंट आगे ले जाना है, आगे ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म यूज हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये डिवाइड वाला। अब आपका डेसिमल पॉइंट आ गया है 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 1000 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3 हो जाएगा, एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर, राइट। तो इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे, जैसे एक मैंने बता ही दिया, बट ठीक है आप करेंगे अपने से भी। क्वेश्चन नंबर 18 था ये जो मैंने बोला, अच्छा क्वेश्चन में लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1.1 मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर 1.2 मैंने बोला, क्वेश्चन नंबर 1.16 मैंने बोला। ये सब क्वेश्चन जो मैं लिख रही हूँ ये आपने घर पे सॉल्व करना है अपने से। क्वेश्चन नंबर 1.18 मैंने बोला साइंटिफिक नोटेशंस वाला। क्वेश्चन नंबर 1.19, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है इसमें, मतलब 6 सब पार्ट से इसमें आपको बताना है कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये भी आप कैलकुलेट करेंगे, अपने से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1.20 आप बनाएंगे, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए। अच्छा राउंड अप करना आता है ना या नहीं आता है, चलो छोटा सा टॉपिक बता देते हैं। चलो राउंड अप हम लोग कैसे करते हैं कि लेट्स से कोई नंबर है 3.128 एक नंबर है और हमें बोला गया है कि इस नंबर को
राउंड अप करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि इसको हम ऐसा राउंड ऑफ करेंगे कि हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेगा। तो रूल ये कहता है कि डेसिमल यहाँ है, पहला डिजिट ये है, दूसरा डिजिट ये है, 2 डिजिट रहना है। तो जो दूसरे डिजिट के बाद वाला नंबर है, ये नंबर अगर 5 से बड़ा है तो हम लोग इस वाले डिजिट को 1 बढ़ा देंगे। ये 5 से बड़ा है, बोलो हाँ ये तो बड़ा है, 5 से 8 है, 8 5 से बड़ा होता है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 3.13। 2 को हम 1 बढ़ा के 3 कर दिए, 2 को हम 3 लिखे, क्यों? क्योंकि 2 के बाद वाला जो डिजिट था वो 5 से बड़ा था। अगर 5 से बड़ा है तो हम लोग इसको बढ़ा के लिख देंगे। अगर यहीं पे होता है 3.123 या 124 लेट्स से, आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप लिखोगे 3 पॉइंट तो रहेगा ही, पहला डिजिट ये है, दूसरा डिजिट ये है, आपको राउंड ऑफ करना है। आप देखोगे जो दूसरा डिजिट है उसके बाद वाला नंबर क्या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? 5 से अगर छोटा है तो इसको एज इट इज रहने दोगे आप। 5 से बड़ा था तो इस 2 को 1 बढ़ा के हमने 3 कर दिया। ये नंबर 5 से छोटा है इसलिए इस 2 को 2 ही रहने देंगे। इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 3.12। अब बोले क्या ये तो हमें भी आता है, जब 5 होगा तब क्या करना है ये बताओ। ठीक है, वो भी बताते हैं जब 5 होगा तब क्या करना है। अच्छा रहने देती हूँ, बताना क्यों है। ये समझ में आ गया ना कि अगर 5 से बड़ा है तो नंबर को बढ़ा देंगे 1, अगर 5 से छोटा है तो नंबर को ऐसे रहने देंगे। लेट्स से 5 है, 3.125 है, तब आपको देखना है यहाँ पे 2 केसेस आ सकते हैं। 3.125 मान लिया हमने और 3.135 मान लिया हमने लेट्स से। अब बोलो कि यार ये तो ना 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, तो 5 ही, अब क्या करें? तब आपको देखना है अगर ये नंबर 5 ही होता है तब आपको देखना है कि जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो नंबर इवन है या ऑड है। ये तभी देखना है जब ये नंबर 5 है तभी, अगर ये 5 से ज्यादा है तो नहीं देखना इवन ऑड, या 5 से कम है तो भी नहीं देखना इवन ऑड। 5 है तो ही आप चेक करोगे कि ये नंबर इवन है या ऑड है। अगर कि ये नंबर इवन है तो आप उसको एज इट इज रहने दोगे, इसका राउंड ऑफ होगा 3.12। लेकिन अगर वो नंबर ऑड है, यहाँ 5 है, 5 के पहले जिस नंबर का राउंड ऑफ करना वो नंबर ऑड नंबर है, तो आप उसको 1 बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 3.14। समझ में आया? 5 अगर है, ये जो सिचुएशन आया है इवन और ऑड वाला, ऑड और इवन वाला, ये तभी आपने चेक करना है इफ द नंबर इज 5। अगर ये 5 है, 5 से कम है या 5 से ज्यादा है तब आप ये नहीं चेक करेंगे, ये आप तभी चेक करेंगे जब ये 5 है। तो 5 है और अगर ये नंबर इवन है तो इसको वैसे ही रहने देंगे, नहीं बढ़ाएंगे। 3.12 था, 3.12 पर रहने दोगे। लेकिन अगर ये नंबर ऑड है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यहाँ पे कुछ भी है, ऑड नंबर है, तो आप उसको 1 बढ़ा दोगे। राइट, होपफुली समझ में आ गया होगा। राउंड ऑफ करना, तो क्वेश्चन नंबर 1.20 में राउंड ऑफ करना था, तो इसे मैंने बता दिया कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, और फिर उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा ये तो ठीक है, फिर आप कैलकुलेट करेंगे। फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.20 मैंने बोला कि आप सॉल्व करेंगे, चलिए आपने कर लिया। फिर आप पेज को पलट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1.31 आपने सॉल्व करना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। ये कुछ कैलकुलेशंस दिए गए हैं, इसे आपने सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसमें आपको बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व मम्मी करेंगे। फाइन, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 2 3 4 5 6 7, वही मैंने बोला 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज से मैंने दिया है और 1 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स से मैंने बोला कि आप सॉल्व करेंगे। ये 8 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये 8 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है अपने से, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा दूं, क्या पढ़ा दें? एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा देते हैं। आसान टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, खूबसूरत टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में आपने 3 चीजें सीखी है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस कैसे लिखते हैं,
और सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तीन चीज हमने आज के लेक्चर में सीखा। बेस्ड ऑन दैट यू आर हैविंग 7 एग्जांपल। देखो ये तीनों टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में देयर आर टोटल आई रिमेंबर 36 क्वेश्चंस। उस 36 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक्स में से मिल गए, है ना। तो टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, तो यस ये आप करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, कीप लर्निंग, कीप फिगरिंग आउट थिंग्स। Until then, goodbye and thank you.